बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास कल भारत का इतिहास है। अगर भारत का इतिहास आप पलटेंगे तो उसका अधिकांश भाग जो है वह बिहार ही रहा है। चाहे वो सम्राट अशोक हो, शेरशाह सूरी हो, या महात्मा गांधी ने भी जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, तो गुजरात जब वो लौटे अफ्रीका से और जब उन्होंने सोचा कि शुरुआत कहाँ से करें, आरंभ कहाँ से करें भारत की आजादी की लड़ाई के लिए, तो बिहार पर उनकी नजर गई। बिहार की मिट्टी में वो आग है, वो वो रोशनी है कि बिहार सारी दुनिया को आज नहीं, जमाने से, युगों से बिहार आकृष्ट करता रहा है। देखिए, चाहे हम बुद्ध की बात लें, महावीर की का जिक्र करें, डॉक्टर ये महावीर का जिक्र करें, शेरशाह सूरी का जिक्र करें, चंद्रगुप्त का, अजात शत्रु, बिंबिसार से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, तो एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है बिहार की। और आजादी की लड़ाई में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा निर्भय जी, कि महात्मा गांधी ने चंपारण से भारत की आजादी का संग्राम और उसका संग्राम का शंख फूंका था जब राजकुमार शुक्ल उनके सहयोगी थे। तो बिहार गणतंत्र की भूमि है। दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी, जो लिच्छवियों के काल में। वैशाली का वह गौरवशाली इतिहास, चाहे वह मगध का गौरवशाली इतिहास या मिथिला की सुरुचिपूर्ण मधुर परंपरा, भोजपुर की माटी का प्रताप और इकबाल, जहां से वीर कुंवर सिंह जी हुए, तो एक बड़ा, बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही त्याग बलिदान की भूमि रही है बिहार। और मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लेकिन उसके बाद से बिहार को भारत के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में कभी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। तो एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी। एक बार मैं एक नेशनल चैनल से जुड़ा था, तो वहां जब मीटिंग हुई हम लोगों की, तो कहा जा रहा था कि भाई आप लोगों में से सभी स्टेट हेड्स हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किया। मैंने कहा देखिए, काम तो कवरेज स्टोरीज बहुत सी हुई, लेकिन मैं दो बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ जो मैंने कवर किया। तो बिहार में मतलब भारत का प्रधानमंत्री पद बिहार को कभी नसीब नहीं हुआ। जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया, अशोक, चंद्रगुप्त, शेरशाह सरीखे महान व्यक्तित्वों के नेतृत्व में जो बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया, उस बिहार को आजादी के बाद कभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए उसके बाद, कभी बिहार को केंद्र में नहीं लाया गया, केंद्रीय नेतृत्व में बहुत शीर्ष पद पर नहीं लाया गया। लेकिन मैंने कहा कि बिहार भारत के, दुनिया के, भारत का पद नहीं पा सका बिहार केंद्रीय पद, लेकिन दुनिया में बिहार ने प्रधानमंत्री का पद जरूर दिया। और मॉरिशस के राष्ट्रपिता डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम, उनको स्मरण करें, वह गिरमिटिया मजदूरों की का संघर्ष से लेकर के, और डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम भोजपुर के रहने वाले थे, हरिगांव के। तो मैं हरिगांव गया था, मैंने अपनी उस मीटिंग में मैंने कहा कि मॉरिशस के राष्ट्रपिता और वहां के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके, आसीन रह चुके डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम के गांव में गया था उनका कवरेज करने के लिए कि वह कौन सी महान भूमि है जिसने मॉरिशस को, इतने खूबसूरत से देश मॉरिशस को राष्ट्रपति दिया, और बाद में डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम वहां के राष्ट्रपिता घोषित किए गए। और डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम के पुत्र डॉक्टर नवीन राम गुलाम, वो भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुए। फिर आप
भोजपुर के हरिनगर के शिवसागर राम गुलाम, बगल में आए बक्सर, बक्सर का एक गांव है भेलूपुर, भेलूपुर की डॉक्टर कमला विशेषर, जिनका पूरा नाम कमला मिश्र विशेषर है, वो त्रिनिदाद टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर हुई थी और बहुत त्रिनिदाद की एक यशस्वी नेता के रूप में डॉक्टर कमला विशेषर का नाम आता है। तो हम यह महसूस करते हैं कि बिहार दरअसल ग्लोबल फेनोमेना है, बिहार एक ग्लोबल थीम है। बिहार को लेकर अगर हम सोचें कि सिर्फ बिहार, मगध, वैशाली, मिथिला की बात करें, नहीं, बिहार ग्लोबल है। बिहार का मतलब मॉरिशस को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब फिजी सूरीनाम को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब त्रिनिदाद टोबैगो को भी शामिल करिए, तब जाकर एक बनेगा मुकम्मल बिहार। और आज उस बिहार का हम दिवस मना रहे हैं। आपने जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि आज की यह तारीख 22 मार्च 1912 में संयुक्त प्रांत से बिहार और उड़ीसा इकट्ठे अलग हुआ था और 1934 में फिर उड़ीसा बिहार से अलग, और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस तरह कई एक लंबी कहानी है और उसका इतिहास है कि कैसे कैसे ये सारे प्रांत, बंगाल से बिहार, उड़ीसा अलग हुआ, फिर उड़ीसा 1934 में, फिर 2000 में झारखंड का बनना। तो ये सब कुछ समेटे हुए है बिहार। और इसलिए मैंने कहा ना कि बिहार एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। जैसे कि बहुत से ऐसे मतलब बोधगया, पावापुरी, राजगीर, ये सब आप ले तो बाहर के जितने टूरिस्ट या अपने देश भर के तीर्थ यात्री, भारत का ऐसा कोई सूबा नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा जहां से अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए किसी भी स्टेट, और लोग आते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने विष्णुपद मंदिर गया, और तब वहां भारत एक में एक हो जाता है कि पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान कहां करने जाएंगे? गया जाएंगे। और इसी तरह उसके बिल्कुल बगल में सटा हुआ ये ट्विन सिटी है गया, बोध गया, और बोध गया में महात्मा बौद्ध धर्मावलंबी और सारी दुनिया से, क्या जापान, क्या चीन, क्या थाईलैंड, श्रीलंका, मतलब एक लंबी सूची है निर्भय जी कि विश्व भर के तीर्थयात्री जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं बोध गया आते हैं। और एक बड़ा गजब का नाता है, बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैंने एक बार उस पर रिपोर्ट भी लिखी थी कि बोध गया के कई गरीब लड़के जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो टूरिस्ट बन गए, टूरिस्ट लोगों के गाइड बन गए, और वो टूटी फूटी जापानी, टूटा फूटा चाइनीज लैंग्वेज, थाई वगैरह लैंग्वेज बोलने लगे। पेट का सवाल था, तो टूटी फूटी बोलते बोलते वो लोग फर्राटे से जापानी बोलने लगे। आप कभी आए, या आप तो देख भी चुके हैं, लेकिन अपने मित्रों को बताएं कि वहां बोध गया में कम से कम 2 दर्जन ऐसे दंपति हैं जो जिनके पति हैं बोध गया के लोकल, वहां के रहने वाले, पचहट्टी का इलाका है और भी कई गांव है, और उनकी पत्नी जापानी है। और वो फिर विवाह का प्रस्ताव उस जापानी लड़की ने दिया बोध गया के उस लड़के को, फिर विवाह हुआ, फिर वो बोध गया का लड़का अपनी जापानी पत्नी के साथ गया जापान, वहां से लौटा, फिर होटल्स वगैरह कई उन लोगों ने खोज रखे हैं। तो अब बिहार का रिश्ता जो है वो, अब मैं क्या बताऊं, अब ये जापान और बिहार का कैसे संबंध बनता है। तो बिहार दरअसल जो है वो एक बड़े गीतकार हुए, उनका एक छोटा सा गीत है, एक फूल चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने,
झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, लहरों को आता है इधर उधर फेंकना, तुम तक पहुंचाया है मुझको अनुराग ने, एक पेड़ चांदनी लगाया है आग ने। तो बिहार की चांदनी का जो वृक्ष है ना, वह वसुधैव कुटुंबकम का वृक्ष है। यही वजह है कि जब बिहार संपूर्णता में, जब हम बिहार की बात करते हैं, जैसा कि कहा आपसे कि वह मगध है, वह मिथिला है, वह भोजपुर है, वह वैशाली है, लेकिन संग संग वह मॉरिशस भी है, संग संग वह सूरीनाम भी है, संग संग फिजी भी है, त्रिनिदाद भी है, तब जाकर बनता है एक मुकम्मल बिहार। और यही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों में जब आप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बहुत सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो आप वहां पाएंगे कि अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकांश बिहार के डॉक्टर्स इंग्लैंड के अस्पताल चला रहे हैं। निर्भय जी, यह गर्व की बात है। बिहार के डॉक्टर्स अमेरिका के हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। वहां के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर की सूची बनेगी इंग्लैंड अमेरिका की, बिहार के डॉक्टर्स का नाम 1 to 10 में होगा, बेशक होगा, ये मैं आपसे यकीनी तौर पे कह रहा हूं। तो बिहार ग्लोबल है, और यह गौरव मैं नहीं समझता हूं कि भारत के किसी भी प्रांत को, हालांकि बिहार बहुत कई प्रकार की तकलीफों से गुजरा है, कई प्रकार की गुर्बतों से, गरीबी से, मुश्किलों से गुजरा है, संघर्षों से, रक्तपात से, लेकिन यह भूमि एक प्रयोगशाला है। यह एक प्रयोगशाला की परख नली है, जो मनुष्यता की परख नली। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई मायने में बिहार, आज झारखंड अलग हो गया, पूर्णतः ये कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रांत है, प्रदेश है, सूबा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आज बिहार दिवस के इस अवसर पर, 22 मार्च के इस अवसर पर मुझे कहते हुए यह दुख भी हो रहा है कि बिहार की अधिकांश, मतलब जितनी नदियां हैं छोटी से बड़ी में, सबकी हालत बहुत खराब है। देखिए, बिहार दिवस है 22 मार्च, और आज जल दिवस भी है संयोग से। 22 मार्च जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं दुनिया में। तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, एक तरफ 22 मार्च को बिहार दिवस का गौरव, दूसरी तरफ यह जो जल दिवस है, लगभग बिहार में 150 जो नदियां हैं, वो सूचीबद्ध नदियों की संख्या 150 है, 150, जिसमें से 1/4 नदियां सूख चुकी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कितनी नदियों के नाम गिनाए, जैसे मोतिहारी में धनौती, बेतिया में चंद्रावत, सीतामढ़ी में लखनदेई, मुजफ्फरपुर की नून नदी, मधुबनी में जीवछ नदी, ऐसी कितनी सारी नदियां जो बीते दशकों में सूख गई हैं। बागमती और कमला की धाराएं भी, सदा नीरा कही जाने वाली गंडक नदी की धाराएं बहुत क्षीण पड़ चुकी है। बिहार में एक ऐसी भी नदी है अनूठी, जो आप हम सब जानते हैं, फल्गु नदी, वो रेत की नदी। आप जब जाएंगे, ऊपर रेत ही रेत है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा खोदेंगे, अपने हाथ से थोड़ा सा बालुका वो हटाएंगे, थोड़ी बालुका, थोड़ा रेत, तो पानी निकलने लगे। यह भी है कि बिहार के लोगों की पूरी शख्सियत में भी ये बात है। ऊपर से लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोग थोड़े कड़े जबान के होते हैं, राफ साफ होते हैं, लेकिन अंदर जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर के रेत को हटाएंगे ना, तो जल ही जल निकलेगा। और वह उतना ही कोमल, वह उतना ही भावुक, वह उतना ही संवेदनशील। लेकिन मुझे आज बिहार दिवस के संग इस जल दिवस पर यह कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि चाहे कमला हो, चाहे सदा नीरा गंडक हो, चाहे बागमती हो, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि क्षीण धाराएं, बहुत पतली धाराएं रह गई है। मुझे अफसोस यह लगता है, क्या भोजपुर में सोन नदी के तटों पे आप घूम चुके हैं। सोन का तट एक बड़े इतिहास को समेटे हुए है।
मानव सभ्यता का जितना जो इतिहास है वो नदियों के किनारे से ही चलता है। गंगा नदी बहती है पटना में, अब आप देखेंगे तो आंसू आएगा, क्योंकि छात्र जीवन में जो लोग लहराती हुई गंगा को महेंद्रू के पास देख चुके हैं, गंगा नहीं है, गंगा अपनी धारा छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। क्यों नदियां सूख रही हैं, क्यों नदियां उदास हो रही हैं? एक नदी का सूखना मानव सभ्यता का सूखना है। 1/4 नदी बिहार में सूख चुकी है, 1/4 नदियां। कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ हम सब की उपेक्षा, और कुछ कई जगह गांव में जो हम लोग जिसको छोटा छोटा, जो बंगाल में उसको कुकुर कहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ बिहार में जैसे डबरा कहते हैं, छोटा छोटा कुकुर जैसा, या छोटे छोटे पोखरे जो पहले होते थे, वो सब भर भरा करके उस पे आबादी बस चुकी है। यह एक अफसोस की बात है। इस पर बिहार वासियों को सोचना चाहिए गांव गांव में कि हम घर बसा लेंगे, लेकिन हम नदियों को कैसे कायम करेंगे? हम उन पोखरों को जिनको हम भर रहे हैं, जो पोखरे कभी कितनी हमारे वहां पशु पक्षी मवेशी सब आके, मनुष्य स्नान करते थे, जल पीते थे, आज वो सारे पोखरे भर चुके हैं, या तो बाढ़ के सिल्ट से वो भर गया है, या फिर लोगों ने मिट्टी भर भर के धीरे धीरे उसको उस पे घर बना दिया है। तो सूखती हुई नदियां, सूखते हुए पोखरे। और निर्भय जी, आप स्मरण करें, ये एक समय था जब कुएं का कंसेप्ट था, कुएं से लोग बाल्टी से जल लेकर के वो पीते थे, साफ सुथरा कुआं रहता था। कुआं तो गायब हो गया, कुएं की अवधारणा समाप्त हो गई। और अब जहां जहां कुआं, जैसे हमारे गांव में भी कुआं है, उसमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। कुआं का मतलब हो गया है एक डस्टबिन। कुआं भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, उसका शीतल जल था, उसको हम लोगों ने नष्ट किया है। तो एक बहुत गंभीर बात है कि जिस पर हम सबको आज बिहार दिवस, सहजल दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, गहरे चिंतन करने की जरूरत है कि हम हमारी जो नदियां 150 सूचीबद्ध, सरकार द्वारा सूचीबद्ध, तो हमारे आपके द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ने, पूरी सिस्टम ने सूचीबद्ध करके रखा है, उसमें 1/4 नदियां सूख गई हैं। नदियों के सूखने का मतलब है निर्भय जी, कृषि का प्रभावित हो। नदियों के सूखने का मतलब है हमारे पेयजल का प्रभावित होना। पोखरों के सूखने का मतलब है हमारा मछली, मखान, सब कुछ नष्ट होता चला जाना। मछलियों, ये जलकर कितना सारा अधिक होता था, मछलियां बिहार की बाहर बाहर जाती थी, लेकिन अब आंध्र की मछलियों से बिहार का बाजार भरा हुआ रहता है। पहले हम बाहर लोगों को सारे देश में मछलियां बेचते थे, अब हमें मछलियों की जरूरत पड़ गई है का सूख। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मसला है, और मैं समझता हूं सिर्फ शासन और सत्ता को ही नहीं, हम सब, हर बिहार के एक एक व्यक्ति को, नागरिक को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम जल को कैसे बचाएं, हम नदियों को कैसे बचाएं, हम कैसे अपनी पूरी कृषि व्यवस्था को बचाएं, क्योंकि हम जल संरक्षण की व्यवस्था बिहार में नहीं है। जो एक कंसेप्ट आया है कि जल, जो हम लोगों का कभी बहुत बाढ़, कभी सूखा, कभी कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कभी कोई पानी के लिए डूब रहा है। अगर जल संरक्षण की एक समुचित व्यवस्था बिहार में विकसित हो, तो मैं समझता हूं कि जो कृषि प्रधान प्रदेश झारखंड कटने के बाद जो बिहार कहा जाता है, वह छोटा सा डेनमार्क का उदाहरण, डेनमार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वह बिहार की राजधानी पटना के बराबर है। और डेनमार्क के बारे में हम लोग निर्भय जी बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह दुग्ध उत्पादन में विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। तो अगर एक नन्हा सा मुल्क डेनमार्क आज दशकों से एक झंडा गाड़े हुए है, हमारे यहाँ जो शीत क्रांति, श्वेत क्रांति जो हुई, दूध, अगर हम लोगों की वो क्षमता है, हम लोग सारे भारत को दुग्ध उत्पादन मुहैया कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद आप स्मरण करें, क्या गजब।
छोटी सी गुठली और कितना गुदा, इतना गजब का रसीला, लेकिन शाही लीची खत्म हो रही है, शाही लीची को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर कहता हूं, इसमें सरकार की जो भूमिका है, या फिर प्रतिबंधित कर दे कि ये शाही लीची के लिए अनुकूल मिट्टी है, इस इलाके में मकान का निर्माण नहीं कराए। लेकिन आप जाए मुजफ्फरपुर, अधिकांश जगह वो खेत, वो ऑर्चार्ड, वो बगीचे, जहां शाही लीची का बागान हुआ करता था बड़ा बड़ा, वहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। पटना की बात ले, आप पटना के रहने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं कि दीघा में जो मालदा होता है, आप कंकड़बाग में वैसा आम, उस क्वालिटी का आम नहीं संभव है आप वैसा उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। वो तासीर दीघा की मिट्टी में ही है। लेकिन आप दीघा जाकर देखें, दीघा का मालदा, यूं बड़ा बड़ा मालदा, अनयूजुअली, मतलब वो आप अगर 1 से 2 आम खा लें तो आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप जाएं दीघा देखें, दीघा का मालदा का बागान जिन जिन जगहों पे बड़ा बड़ा सा था, वो सिकुड़ चुका है, वहां बिल्डिंग्स बन गई। मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या जो 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 फल के उत्पादन के लिए जो हम लोग हॉर्टिकल्चर वगैरह का जो देख करते हैं, क्यों नहीं सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जाए कि ये विशेष रूप से मालदा आम उत्पादन का इलाका है, यहां भवन आप नहीं बना सकते। ये शाही लीची के उत्पादन का इलाका है मुजफ्फरपुर का, यहां आप निर्माण नहीं कर सकते। कि गांव में जो पोखरों को भर देगा, उसको जेल की सजा होगी। क्या सिर्फ हत्या करने से ही कोई जेल जाएगा? क्या डाका डालना ही एक जेल जाने की वजह बन सकती है? न, पोखरों को भरने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे वो हाजीपुर का केला हो, चाहे वो दीघा का मालदा हो, शाही लीची हो, हम सब, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। देखिए, आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। सुंदर दिन इस मायने में है कि बिहार दिवस है, यानी हम लोगों के मुंह मीठा करने का दिन है जी। बिहार सारे भारतवासियों को आज चाहता है कि वह अब बाढ़ की लाई, सिलाव का खाजा, गया का तिलकुट, अनरसा, उद्वंत नगर की बिलग्रामी, सीतामढ़ी की बालूशाही, फिर मालपुआ, पिट्ठा, मनेर का लड्डू, लिट्टी चोखा। आज हम ये तो वर्चुअल, अभी युग 2.5 वर्षों से जो है कोरोना में हम लोग सारी चीजें वर्चुअली कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली ही सारी दुनिया को आज बिहार दिवस के अवसर पर, और मौका लगा तो बाकायदे हम ये सब बालूशाही से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर बिलग्रामी, उद्वंत नगर की, अरे क्या कमाल। तो मनेर के लड्डू की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और पानी की तासीर, जिसको कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जिन दिनों माया मैगजीन में था, तो कभी कभी कुछ स्टोरीज का फाका पड़ता था कि उस पखवाड़े में कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा नहीं हुआ रहता था या कोई घटना। तो ऐसा ही एक पीरियड था। तो मैं सोचा, मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार की। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हमेशा बिहार में रक्तपात, कत्लेआम, अपहरण की कथा तो लिखी ही जाती है। इस बार मैं बिहार की मिठाइयों पर लिखूं। अरे भाई, बिहार को सिर्फ कड़वा मत समझो, बिहार बहुत मीठा भी है। तो मैं जब सूची बनाने लगा, तो जैसा कि मैंने जिन जिन मिठाइयों का, मिष्ठानों का जिक्र किया है आपसे, तो इस क्रम में मैंने कई लोगों से बात की। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ बिहार। उसमें किसी ने कहा कि भाई, एक आदमी पूछने आया, वो बिहार से बाहर का था, तो पटना में किसी काम से आया था, रुका था, तो वो कहीं गया किसी स्वीट कॉर्नर पे, मिठाई की दुकान पे, कहा कि राबड़ी है क्या? तो उस मिठाई के दुकानदार ने कहा वो सेक्रेटेरिएट में मिलेगी। तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी। तो दुकानदार ने कहा
राबड़ी सेक्रेटेरिएट में मिलती है, मिठाई की दुकान पे नहीं। तो ऐसा तो फिर मैंने सिलाव का खाजा, उद्वंत नगर का की बिलग्रामी, सब में मैंने कि उसका वो कैसे बना, उसका इतिहास। जैसे नहीं हम लोग अभी रसगुल्ला को लेकर के बंगाल और उड़ीसा में संग्राम छिड़ गया कि भाई हमने बनाया तो हमने बनाया। तो मनेर का लड्डू वो क्या मतलब, वो समझिए कि मक्खन लड्डू है एकदम, इतना मुंह में डालिए वो घुल जाएगा। बचपन में जो हम लोग हवा मिठाई खाते थे वो समझिए हवा मिठाई का एक भाई है, इतना कोमल, इतना इतना छोटा छोटा, इतना बढ़िया। तो मनेर में गया कवर करने के लिए, तो वहां एक सुरेश भाई थे, शायद आपको स्मरण भी हो। सुरेश भाई एक मिनी अपू थे अपने आप में, मतलब हम समझते हैं 150-150 केजी के वजन वाले सुरेश भाई थे। और सिफत क्या थी, सुरेश भाई फिल्मों में भी गए थे हास्य अभिनेता का काम करने के लिए। और सिफत थी कि सुरेश भाई स्कूटर ही चलाते थे, मतलब वो स्कूटर बेचारा उसका सारा चक्का लगता था कि सड़क के नीचे घुस जाएगा। तो सुरेश भाई से खैर वो छोड़िए, बड़े अलमस्त आदमी थे सुरेश भाई। तो मैं, और वहां मनेर स्वीट्स जो सबसे बड़ा है, तो उसके वो मालिक थे, उसकी एक शाखा पटना के मौर्या लोग में भी उन लोगों की। तो है, सुरेश भाई से मैं मिलने गया मनेर, तो मैंने सुरेश भाई से कहा कि सुरेश भाई, ये मनेर का जो लड्डू आप बनाते हैं, जिसकी शाखा पटना अशोक ये इसमें मौर्या लोक में भी, तो अगर हम मनेर का सारा के लड्डू का सारा कुछ मटेरियल अगर हम पटना में कंकड़ बाग में या पटना में जो आप जहां आपका मौर्य लोक है वहीं ले जाकर के अगर बनाए, तो क्या वैसा लड्डू बन पाएगा? सुरेश भाई ने कहा देखिए, हम मौर्य लोक में भी जो अपने ब्रांच में लड्डू आप लोग खरीदते हैं, वो मनेर का बना हुआ लड्डू होता है, वो पटना में हम लोग नहीं बनाते हैं लड्डू, क्योंकि पटना से मनेर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम लोग पूरा माल तैयार करवा करके तब पटना हम लोग भेजते हैं गाड़ी से। तो मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि मनेर में ही बनवाते हैं? तो सुरेश भाई ने मुस्कुरा के कहा, ये आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन बाकी मटेरियल अपनी जगह है, आप सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीनी का उपयोग करिए, बाकी चीजें उपयोग करिए, लेकिन मनेर का पानी, मनेर के पानी का जादू है कि उसमें जो बनी चाशनी होती है, उससे जो लड्डू तैयार होता है, वो कमाल दुनिया के किसी कोने में हम सेम मटेरियल लेके भी नहीं कर सकते। पटना का ही दूसरा हिस्सा है, कंकड़बाग है, राजेंद्र नगर है, वहां दीघा का मालदा नहीं वैसा मालदा हो पाएगा, वैसा बड़ा बड़ा और उतना रसीला मालदा, या फिर शायद। तो पानी बड़ा मैटर करता है, चाहे वो खेती से रिलेटेड जो भी अनाज हो किसी किसी जगह का। तो है क्या कि न तो अगर हम अपने पानी का संरक्षण अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी मनेर की मिठाई को खो रहे हैं, लड्डू को खो रहे हैं, हम सिलाव के खाजा को खो रहे हैं, हम अपनी मधुरता को गवा रहे हैं। और आज जल दिवस है और आज बिहार दिवस है, तो यह गंभीर चिंता की बात है। आप देखिए, जो बिहार में जब मिठास की बात हम आज कर रहे हैं, मैं समझता हूं 95% चीनी मिलें बिहार में बंद पड़ी हुई हैं दशकों से। कितनी सरकारें आई चली गई, जो भी सरकार आई उसने एकदम तोड़ रही चीनी को बिल्कुल और मार ही डाल। हम बात क्या है कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोग झारखंड बंटने के बाद कर सकते थे नहीं उसका उत्पादन, लेकिन हमारे पास जो हमारा जो एग्रो जो प्रोडक्शन है, एग्रो प्रोडक्शन, हम गन्ना नहीं उपजाएंगे, चीनी हमारे पास नहीं होगी, हम क्या करेंगे? बिहार में चंपारण से लेकर के और मिथिलांचल तक आप चले जाए, एक से एक शुगर मिलों की पूरी लड़ी थी जो एक कतार से बंद पड़ी हुई है। जैसे कलकत्ता हावड़ा स्टेशन की तरफ जब ट्रेन बढ़ती है, तो जितनी जुट मिले हैं सबकी चिमनी से धुआं निकले, जमाना गुजर गया। तो एग्रो बेस्ड स्टेट है, हम कृषि प्रधान प्रांत का गौरव करते हैं, लेकिन हमने गन्ने की खेती को मार डाला। गन्ने की खेती करके किसान अपनी बेटी की शादी करता था, वो सोचता था कि इस बार गन्ने की फसल हमें ज्यादा होगी, चीनी मिल हमारा गन्ना खरीदेगा
और कुछ मोटा पैसा आएगा तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम अपने बेटे को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। हुआ क्या? चीनी मिलें कतार से बंद। हम किस इंडस्ट्री में महात्मा गांधी के उस जो कुटीर उद्योग की बात आपसे करना चाहते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट था गांधी जी का। हमें नहीं चाहिए मान लीजिए कि मारुति का बनाने का की फैक्ट्री लग जाए, कारखाना लग जाए या कपड़ा मिल लग जाए, नहीं, हमको एग्रो बेस्ड जो हमारा जो जैसे फ्रूटी पीते हैं, एक जमाने में कितना पॉपुलर था फ्रूटी का, वही हमारे पास में आम का उत्पादन, लीची का उत्पादन, इस तरह अमरूद का उत्पादन, केले का उत्पादन, ये जितने भी अंकल चिप्स वगैरह जितना कुछ जो बिक रहा है हमारे यहाँ हाजीपुर से लेकर सोनपुर तक में, और इतना ही नहीं, कटिहार में कुर्सेला की तरफ जाइए, केले का विशाल विशाल बागान भी होता है। अगर आप मालभोग केला 2 खा लीजिए तो आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, अमृत होता है। लेकिन उनको क्या प्रोत्साहन है? उनका बाजार खत्म, उनके पास बाजार नहीं है। किसानों का हजारों हजार लाखों लाख का केला नष्ट हो जाता है। हमने उनको चैनलाइज किया नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि भाई हम तो ये फैक्ट्री ला रहे हैं, हम जापान गए, हम स्विट्जरलैंड गए, हमने वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि तुम आ जाओ। क्या जरूरत? वो आए तो स्वागत है, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कोई भी अच्छा काम अपने घर की किसी चीज से शुरू होता है, लेकिन हालत क्या है? हमारे किसी भी जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और जो कुछ बहुत वायबल हो सकते हैं, जिनसे खाने पीने की जरूरत तो सबको है ना। दवा और भोजन की आवश्यकता इस पूरे कोरोना काल में तो रही ना, लेकिन बिहार इस मामले में भी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। तो आप बताएं, मधुबनी, ये मधुबनी पेंटिंग हो, आप आइए पटना कलम की बात करिए, मधुबनी पेंटिंग को विश्व ख्याति मिली। कहीं भी आप अगर विदेश जा रहे हैं और आप समझते हैं कि बहुत सारा वजन लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, लिमिटेड है एयरपोर्ट पे, तो आप मधुबनी पेंटिंग एक ले लेते हैं किसी को उपहार देने के लिए अपने प्रियजन को, और वो बाग बाग हो जाता है उसका, और वो उसका वजन भी नहीं है। तो आप 5-7 पेंटिंग भी अगर ले गए तो आपने लंदन अमेरिका में अपने प्रियजनों का भाई आपके लिए उपहार लाए। तो मधुबनी साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग, मतलब मधुबनी एकदम, और वहां की महिलाएं अपने घर से महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी। पटना कलम पे आइए, पटना कलम का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। निर्भय जी, आपने साहित्य कला की बहुत अच्छी चर्चा, आपने इसका विषय का थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पटना कलम लुप्त है। लुप्त इसलिए है कि देखिए, कला को जो है उस समय राजे रजवाड़े संरक्षण देते थे कलाकारों को, चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो चित्रकार हो, तो उनको संरक्षण मिलता था, विद्वान हो संरक्षण मिलता था। मिथिला के महान कवि विद्यापति को राजा सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो उस समय राजा थे, आज जो है राजा सरकार है। मोरा रे अंगनवा चंदन के गछिया, ताही चढ़ी के कागरे, सोने के चोचे मढ़ाई देवो कागा, जो पिय आवे पास रे। और विद्यापति की एक दूसरी बात सुनिए, जो अभी की परिस्थिति में विद्यापति कहते हैं, उन्हीं की पंक्तियां हैं जी। सखी है हमारे दुख के नहीं, सखी है हमारे दुख की नहीं हो, ई भर बादर माह
मंदिर हो। मेरा मंदिर सुना है सखी, मेरे दुख दुख का कोई और छोर नहीं। आज भी विद्यापति की ये पंक्तियां कितनी साकार होती लग रही हैं। महाराजा दरभंगा, आपने जिक्र किया मधुबनी पेंटिंग का, विद्यापति का उल्लेख आया, आज तो आपने मुझे सिंगर भी बना दिया, तो बहुत गजब सी बात हो गई। तो महाराजा दरभंगा के बारे में मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मिथिला की जो विद्या की, कला के प्रति जो परंपरा रही है और जो अनुराग रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं कहना चाहता हूं तो जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सारे भारत में भ्रमण कर रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के वास्ते सहयोग के लिए, वे महाराजा दरभंगा के पास। महाराजा दरभंगा ने उनका यथोचित सत्कार किया, कहा कि महामना आप अभी मेरे पास क्यों आ गए? तो महामना संकोच में पड़ गए कि महाराजा दरभंगा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि अभी मेरे पास क्यों आ गए सहयोग मांगने। तो महामना ने पूछा महाराजा दरभंगा से कि राजन ये बताइए कि ये क्यों कह रहे हैं, आपसे तो मुझे भरपूर सहयोग की आवश्यकता, मैं आशा है मुझे। महाराजा दरभंगा ने उत्तर में कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, आप सारे भारत में जब भ्रमण कर लें और उसके बाद जितना कम पड़ेगा, आपका जो संभावित बजट है उसमें जितना घटेगा उसकी पूर्ति राज दरभंगा के दौरान। और सिफत यह है कि महाराजा दरभंगा, और यही किया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने, सारे भारत में जब वो भ्रमण कर गए तब अंत में दरभंगा फिर आए। कहा राजन इसमें अब इतनी कमी मुझे रह गई है, कहा बस अब जाए। लेकिन उन्होंने शर्त क्या की? शर्त ये की कि मैंने क्या दिया है इसका उल्लेख आप नहीं करें। तो महाराजा दरभंगा का जो कंट्रीब्यूशन वहां अंकित है, वहां लिखा हुआ है महाराज दरभंगा। आप जाएंगे काशी विश्वविद्यालय में और वहां लिखा हुआ है महाराजा दरभंगा, आगे लिखा हुआ है, सबके सामने राशि लिखी है, वहां लिखा हुआ है जो बाबा विश्वनाथ की इच्छा। तो यह अनुराग मतलब जैसे मिथिला का सारे भारत के लिए वह अनुराग रहा है। और महारानी गायत्री देवी जो अपने समय की अनिंद सुंदरी एक स्त्री थी, कहीं मानी जाती है कि सुंदरता की वो साक्षात देवी थी। वो वहां आपको पता है कूच बिहार स्टेट की, बंगाल के कूच बिहार स्टेट की थी महारानी गायत्री देवी, जयपुर महारानी। उनका विवाह मुख्य रूप से महाराजा दरभंगा उसके सूत्रधार थे, उनके विवाह के, महारानी गायत्री देवी के विवाह के, और कूच बिहार स्टेट से महाराजा दरभंगा का गजब का रिश्ता था। तो मैं आपसे ये, भोजपुर की बात आई है, भोजपुर ने सारी दुनिया में बिहार के गौरव को फैलाया। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मॉरिशस के राष्ट्रपिता आपके भोजपुर के हैं, बिहार के भोजपुर के हरिनगर के। भिखारी ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन है अद्भुत है, अद्भुत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो भोजपुरी भाषा हो, मगही हो, मैथिली हो, अंगिका हो, या वैशाली से लेकर सीतामढ़ी तक जो हम बोलते हैं बज्जिका भाषा, तो ये इन सारी बोलियों में, भाषाओं, मैथिली को हम लोग बहुत आभारी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मैथिली को अष्टम अनुसूची का दर्जा दिया। और इससे लाभ क्या हुआ कि अष्टम अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उसके जरिए यूपीएससी में आईएएस आईपीएस एलाइड सर्विसेज की परीक्षा में उस भाषा में आप लिख सकते हैं। भोजपुर के लड़के मैथिली सीखकर यूपीएससी का इम्तिहान मैथिली में अनेक लड़कियां दे रहे हैं, जबकि वो मैथिली भाषी नहीं है। तो भाषा के बारे में किसी ने मैथिली के और हिंदी के महान कवि, अपने हम लोगों के युग के कबीर बाबा नागार्जुन से किसी ने पूछा था, कोई नया पत्रकार गया नागार्जुन का इंटरव्यू करने के लिए, जब मिथिला का जिक्र आप कर रहे हैं, गया तो कहा बाबा भाषा के बारे में क्या कहें। औघड़ थे,
बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र यात्री उनका नाम था, वैद्यनाथ मिश्र नाम था। इस नाम यात्री नाम से वो मैथिली में लिखते थे और नागार्जुन नाम से हिंदी में लिखते थे। तो बाबा ने कहा भाषा, भाषा का मतलब भूसा। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हुआ, नया पत्रकार था, उसे लगा कि शायद नाराज हो गए हैं क्या बाबा। उन्होंने कहा बाबा गलती हो गई, आप नाराज हो रहे हैं। कहा नहीं नाराज नहीं हुए, तुमको तो सही उत्तर दिया है। तो कहा कैसे, समझा दीजिए। कहा देखो, गाय भूसा खाती है, देती क्या है वह, दूध देती है। दूध क्या है, अमृत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिहार में गाय जो भूसा खाती थी उसको जब आदमी खाने लगा, आज चारा घोटाला, चारा घोटाला का जिक्र सुन के मतलब हम लोग लज्जित होते हैं इस बात से। तो भाषा जो भूसा है, तो भाषा वो भूसा गाय जब खाती है वो दूध जैसा अमृत देती है। लेकिन जब इंसान खाने लगेगा उसको, तो उसका परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं। यह दुर्भाग्य है। और मैं आपसे कहता हूं, पर्व त्योहार की बात अब आई। अब जैसे छठ पर्व है, आज छठ बंबई का, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई का एक बहुत बड़ा उत्सव हो चुका है। आप छठ में दिल्ली जाइए निर्भय के पास, वह एक लगेगा कि बिहार उतर आया है। छठ का आयोजन मॉरिशस में होता है, सुरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद में हो रहा है। छठ इंटरनेशनल हो गया है। पितृपक्ष मेला गया में, अब आइए वहां देखिए, उसमें आप जाएंगे और आप गए होंगे, सारा भारत उमड़ा हुआ रहता है पितृपक्ष मेला में। मैंने देखा है, एक सरदार लिया है, मेरा एक उपन्यास है गयासुर संधान, जिसका जिक्र आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी निर्भय जी किया आपने। तो मैंने एक सरदार जी को देखा, वो आए थे पिंडदान करने। तो वहां के पंडे भी बहुभाषाविद है, क्योंकि उनको सारे भारत के तीर्थयात्रियों से डील करना पड़ता है। तो पंडे ने कहा ओ थल्ले बैठो जी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पंजाबी बोलते हैं? कहा हाँ सर, मेरे जजमान लोग पंजाबी है तो बोलना ही पड़ेगा। कई पंडित तमिल बोलते हैं, कई पंडित तेलुगु बोलते हैं, कई मलयालम बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सारे भारत से हमारे लोग आते हैं। और वो निर्भय जी, कुछ विदेशियों ने आके अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान वहां किया। तो पितृपक्ष का मेला गजब। मकर संक्रांति आप देख लीजिए, बिहुला का जो उत्सव होता है अंग क्षेत्र में, यानी भागलपुर के इलाके में, अंबिका वासी क्षेत्र में गजब। मिथिला में मधुश्रावणी। अब ये मधुश्रावणी जो है, वह श्रावण के दिनों में तो जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं वो फूल लोढ़ने के लिए निकलती और वो फिर पूजा करती हैं। मैं याद करता हूं जब हम लोग बच्चे थे, मेरा गांव पड़ता है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, एक जगह है श्रीखंडी भिट्ठा। तो हमारी सबसे बड़ी बहन जब उनकी शादी हुई, तो बाकी जो साल और भी गांव की लड़कियों की शादी हुई थी, तो सब मिथिला का मैथिली गीत गाते हुए टोकरी लिए हुए फूल लोढ़ने निकलती थी। हम लोग उनके जो छोटे भाई सब थे वो बंदरों की तरह उछल उछल के फूल तोड़ते थे कि मेरी बहन के डाले में सबसे ज्यादा फूल जमा हो। मैं भी तोड़ता था। आज वह मधुश्रावणी यूं बीत जाती है। ये बाजारवाद ने, कंज्यूमरिज्म ने तो बहुत कुछ हम लोगों की संस्कृति को नष्ट कर दिया है। जैसे सामा चकेवा का शाम तक अहा है जुतला खेत में अहा है। अब ये कृषि से रिलेटेड जो है ये सामा चकेवा का ये उत्सव होता था। ये सब जो है वह लुप्त हो गया है। यह संगीत, हमारी मधुरता जो हमारे भोजन में जो शामिल हुआ करता था। अब तिलकोर का तरुआ, अब तिलकोर का पत्ता जो है वैसे बंगाल में बहुत सारी चीजों के पत्तों से बहुत सी चीजें बना ली जाती, गृहणियां बना लेती। तो ऐसी कई चीजें, ये जो पिज्जा कल्चर आ गया, इस पिज्जा कल्चर ने एक जो कंज्यूमरिज्म है। अब हम लोग बचपन में जब बालूशाही स्कूल में जब बनाता था वो
वो चाशनी से बालूशाही छेना वाला निकालता था। पटना में अलग बालूशाही होती है मैदे वाली, लेकिन हमारे सीतामढ़ी साइड में जब आप जाएंगे रूडी सैदपुर और उस इलाके में सुतियारा साइड, तो आपको वो छेना वाली बालूशाही और केले के पत्ते पर जब बालूशाही, गरम बालूशाही पड़ता था तो लगता था कि जन्नत मिल गई। आज के बच्चे पसंद करेंगे क्या बालूशाही खाना? उनको पेस्ट्री चाहिए, उनको क्रीम रोल चाहिए, है ना। तो मतलब जो एक देसी स्वाद था, जो देसी आनंद था, आप याद करिए ना बचपन में सुबह सुबह जब केले के पत्ते पर मक्खन की डली लगा के और मिश्री बुरक के जब वो बेचने वाला आता था, आप याद करिए हवा मिठाई बेचने वाले, नीले पीले लाल रंग की हवा मिठाइयां बेचने वाले आते थे, दौड़ पड़ते थे हम लोग। बिहार में क्या नहीं खेबा, हाँ, बिहार में सब कुछ बा, बिहार में सब कुछ बा। तो अब बात क्या है कि ये सारी जितना मैंने आपसे कहा ना, ये हम लोगों की कला संस्कृति, हमारा स्वाद, यह सब कुछ एक तो बाजारवाद की भेंट चढ़ गया। अब जैसे मगध क्षेत्र के बच्चे मगही बोलने में शर्माते हैं, मिथिला के बच्चे मैथिली बोलने में शर्माते हैं। यह जो एक भाषा से लेके, स्वाद से लेकर, उत्सव से लेकर, यह सब कुछ हम लोगों का समाप्त हो गया है। बाजारवाद का बड़ा भारी काला साया पड़ा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के लोग आत्मगौरव महसूस नहीं करते। जैसे आप बंगाल में हैं, बंगाल में अगर एक छोटा सा कोई इतना बड़ा लेखक होगा या कोई इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर होगा, अब सत्यजीत बाबू ग्रेट थे, बांग्ला में उन्होंने फिल्में बनाई, और आप किसी बंगाली बंगभाषी से बात करिए, वो कहेगा सत्यजीत बाबू बाप रे विश्व ख्याति। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग जैसे प्रकाश जी है, प्रकाश झा, उदित नारायण है, या हमारी पॉप सिंग, हमारी जो है लोक संगीत की हस्ती शारदा सिन्हा को ले लीजिए, शारदा सिन्हा को ले लीजिए, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है शारदा सिन्हा। लेकिन मालिनी अवस्थी का बिहार का आदमी जिक्र कर देगा, शारदा सिन्हा का नाम नहीं लेगा। क्यों? आप कब पर जाएंगे? अरे गौरव करिए अपने पर, अपनी विभूतियों पर गौरव करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर हुए, पटना के खजांची रोड में उनका जन्म हुआ घर आज भी है। उनके माता पिता के नाम पर वहां बच्चों का विद्यालय चलता है, उसका नाम है अघोर प्रकाश शिशु सदन। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, बहुत सी बातें करने की इच्छा हो रही है आज बिहार दिवस पर।